सामीन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प उर्दू जज्बाती कहानी जिसका नाम है अदावत। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 9 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। सुबह की नमाज पढ़कर सोबान ने अपना सामान पैक कर लिया। नेहा ने भी अपना सामान बैग में डाल लिया था। उनके सामान पैक करने तक शाहिदा नाश्ता तैयार कर चुकी थी। शहबाज शाह और अशतफीला के साथ नाश्ता करके वो जाने के लिए तैयार हो गए थे। खलंडरी अशतफीला के चेहरे पर छाई उदासी वाजिया नजर आ रही थी। नेहा के ड्राइंग रूम से निकलते ही सोबान ने अपना हाथ उसके सर पर रखते हुए कहा, चंद दिन की तो बात है गुड़िया, तुम यूं ही उदास हो रही हो। वो होले से बोली, कोई मर्जी से तो उदास नहीं होता ना भैया। बेटा, तुम इसे छोड़ो, ये है ही पागल। शहबाज शाह ने सोबान को तसल्ली दी। अंकल, सुना करता था कि बहनें ऐसी होती हैं, अब देख भी लिया। हाँ, अब ऐसी ही बातें करो ताकि ये भां भां शुरू कर दे। शहबाज शाह ने उसे शफकत भरे अंदाज में डांटा। वैसे अंकल, जब मैं लाहौर जाऊंगा तो मेरी छोटी सी नकचड़ी बहन क्या करेगी? नकचड़ी होगी आपकी बीवी, अशतफीला तेज लहजे में बोली और वो दोनों कहकहा लगाकर हंस पड़े थे। नेहा ने बाहर खड़े होकर इंतजार करने के बजाय गाड़ी में बैठना पसंद किया था। शहबाज शाह ने खिड़की के शीशे से हाथ अंदर करके उसके सर पर हाथ रखा। बेटी, अपना बहुत सा ख्याल रखना। नेहा जवाबन बोली, अंकल दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे, आमीन। ये कहकर शहबाज शाह सोबान से बगलगीर हो गया। अशतफीला भी बेसाख्ता सोबान से लिपट गई थी। सोबान ने उसकी पीठ थपथपाकर उसके माथे पर बोसा दिया और अपनी जगह पर बैठ गया। अशतफीला को अलविदा करते हुए खुद उसकी तबीयत बोझल हो गई थी। खुदा हाफिज बाजी। अशतफीला ने नेहा की तरफ अपना हाथ बढ़ाया जो उसने बददिली से थाम लिया था। सोबान ने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। शहबाज शाह और अशतफीला वहीं खड़े हाथ हिलाते रहे। चौकीदार उनके गाड़ी में बैठते ही गेट खोल चुका था। सोबान ने सबसे पहले बैंक का रुख किया और एटीएम मशीन से रकम निकलवा कर जेब में डाल ली और वहां से मार्केट जाकर अब्दुल कदीर और उसके बच्चों के लिए तहाइफ खरीदने लगा। अब्दुल कदीर से गपशप करते हुए वो बातों बातों में उसके बच्चों की तादाद और उम्रें पूछ चुका था। उसने घंटा भर खरीदारी में लगा दिया। इस दौरान नेहा ने गाड़ी से उतरने की जहमत नहीं की थी। वो वहीं कोफ्त ज़दा अंदाज में उसका इंतजार करती रही। वापस गाड़ी में आकर बैठते ही वो नेहा को मुखातिब हुआ, मैंने यहाँ से अस्तोर अपने दोस्त के पास जाना है, वहां से स्कर्दू जाऊंगा। अगर तुम मेरे साथ जाने में कोई कबाहत महसूस कर रही हो तो मैं तुम्हें बस अड्डे पर उतार देता हूँ। यहाँ से स्कर्दू के लिए वैगनें चलती हैं। स्कर्दू अच्छा इलाका है। वहां तुम शंग्रीला या किसी और अच्छे से होटल में रिहाइश पजीर होकर इंजॉय कर सकती हो। जितनी रकम चाहिए मैं दे दूंगा। लाहौर जाकर वापस कर देना। नेहा ने पूछा, अस्तोर के लिए भी तो यहाँ से वैगन मिलती होगी? हाँ। सोबान कुछ ना समझने वाले अंदाज में बोला, तो बस तुम वैगन में अस्तोर चले जाओ। ये गाड़ी मेरे हवाले कर दो, मैं शंग्रीला होटल में जनाब की मुंतजिर रहूंगी। ये मेरी जाती गाड़ी है। सोबान ने गुस्से भरे लहजे में कहा, घर से चलते वक्त ये बात करना थी ना, ताकि दादा जान तुम्हारी तबीयत साफ करते। मैं तुम्हारे भले ही का कह रहा हूँ, क्योंकि जब तक हम दोनों इकट्ठे होते हैं एक दूसरे के लिए बोझ बने रहते हैं। अलहदा अलहदा शायद इस खूबसूरत इलाके से अच्छी तरह लुत्फानंदोज हो सके। बहानेबाजी की जरूरत नहीं, असल बात बताओ। असल बात? सोबान ने हैरानी से पूछा। मैं समझा नहीं। तुम्हारी लाडली को आईना दिखाया है ना, अब तुम इसका बदला लेना चाह रहे हो कि मैं वैगनों में ख्वार होती फिरूं? और जहां तक ताल्लुक है तुम्हारे साथ रहते हुए कोफ्त महसूस करने का, तो वो तो तुम मेरी वजह से भी महसूस करते हो। और तुम्हारा तो पता नहीं, मुझे अलबत्ता दुश्मन को अजियत में मुब्तला देखकर बहुत खुशी महसूस होती है। बदगुमान घटिया औरत। गुस्से से बुड़बुड़ाते हुए सोबान ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया था लेकिन हीटर ने जल्द ही गाड़ी का अंदरूनी माहौल खुशगवार हरारत में बदल दिया था। दोनों एक बार खामोश होकर अपनी अपनी सोचों में गुम हो गए। नेहा इतनी बेवकूफ नहीं थी कि इस अनजान इलाके में सोबान से अलहदा हो जाती। एक बार एबटाबाद में वो ये गलती कर चुकी थी। नतीजे में उसे जिस शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था, अब तक वो उस बात को याद करके कांप जाती थी। सोबान जैसा भी था, इतना एतमाद उसे सोबान से जरूर था कि वो उसके साथ कोई गलत हरकत नहीं कर सकता था। उसे सोबान और इरम की छुप कर सुनी हुई गुफ्तगू भी अच्छी तरह अजबर थी।
इरम की नेहा को कत्ल करने की तजवीज पर वो जिस तरह सीख पा हुआ था वो नेहा को भूला नहीं था। गिलगित जगलोट रोड बहुत अच्छी हालत में था। सामने से रुख मोड़कर वो खिड़की से बाहर देखने लगी। बाहर गुजरने वाले खूबसूरत मनाजिर को देखकर दिल ही दिल में पछताने लगी कि उसने शहबाज शाह के घर में बंद कमरे के अंदर अपने दिन ही जाया किए थे। सड़क के बाएं जानिब बहता दरिया जहां हद दर्जा खौफनाक था, वहां उसकी अपनी एक कशिश भी थी। इस इलाके के बारे में वो कुछ भी नहीं जानती थी। सोबान अलबत्ता 2-3 बार वहां आ चुका था और इस इलाके के बारे में काफी कुछ मालूमात रखता था। उसे अपने पहले सफर में एक पेशावर गाइड की इस इलाके के बारे में बताई हुई तफसील अब तक अजबर थी। हर दफा इस इलाके में आते हुए वो अपने दोस्तों के सामने वो गुफ्तगू जरूर दोहराता था। इस मर्तबा एक आफत की परकाला उसके मत्थे लगी थी, जिसके सामने अगर वो इस इलाके की मालूमात बघारने की कोशिश करता तो यकीनन वो उसे मेरा दिमाग ना चाटो कहकर चुप करवा देती। वो अपने जहन ही में उस गाइड की बातों का ताज़ा करने लगा। उसने कहा था, गिलगित बल्तिस्तान बिखरी हुई खूबसूरत वादियों का मजमुआ है, बिल्कुल यूं जैसे मुख्तलिफ रंग के खूबसूरत और दिलकश फूल लेकर एक गुलदस्ता बना दिया जाए। करीमाबाद, फंडर, नलतर, शिंदूर, गिलगित, गिलमित, शगर, सकरदू, खपलू, खरमंग, न्याट, बटोगा, अस्तोर वगैरह वगैरह। कुदरत की इन हसीन वादियों का शहर ऐसा पायदार है कि एक मर्तबा यहाँ आने वाला बार बार आने पर मजबूर होता है। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी केटू इन्हीं खूबसूरत वादियों का हिस्सा है। उसका रास्ता स्कर्दू में से होकर जाता है। इसके अलावा नांगा पर्वत, राकापोशी, मशाबरोम वगैरह की बुलंद तरीन चोटियां भी इसी खित्ते ही में वाक़या हैं। वादी अस्तोर नांगा पर्वत के दामन में वाक़या है। अस्तोर एक निहायत हसीन और दिल फरेब वादी है। माजी में दयामिर और अस्तोर के सरदारों के दरमियान अक्सर व बेशतर तसादुम हुआ करते थे। बाद में यह खिता मुगलों, अफगानों, डोगरों के जेर तसल्लुत रहा, मगर सन 1974 में यहाँ के जांबाजों ने डोगरा तसल्लुत के खिलाफ इल्म बगावत बुलंद किया। मिर्जा हसन खान जो इस तहरीक आज़ादी के रूह रवां रहे, उनका ताल्लुक भी अस्तौर से था। मुजाहिदीन ने कश्मीर इन्फेंट्री की 6ठी बटालियन का रास्ता रोका और नवंबर के यख बस्ता मौसम में अस्तौर के रास्ते मादरे वतन का तहफ़्फ़ुज़ किया। यूं अस्तौर पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। यहाँ मौसम तो पूरा साल ही सर्द रहता है, अलबत्ता अगस्त गुजरने के बाद तो बाकायदा सर्दी की शुरुआत हो जाती है। ऊंचाई पर सितंबर के पहले हफ्ते ही में बर्फबारी शुरू हो जाती है, जबकि जरा नीचे के इलाकों में अक्टूबर के आखिर और नवंबर के शुरू में बर्फबारी की इब्तदा होती है और आए रोज ये सर्दी बढ़ती जाती है। अस्तौर वादी सदियों से श्रीनगर और चीन के दरमियान तिजारत का एक कदीम रूट भी रही है। अस्तौर सन 2004 से पहले दयामिर जिला ही का हिस्सा था, जिसको बाद अज़ां एक अलग जिले की हैसियत दे दी गई। उसका सदर मुकाम गोरी कोट को बनाया गया। अस्तौर से आगे जब चिलम की तरफ सफर करें तो गोरी कोट रास्ते में आता है। उस गाइड ने यह भी कहा था कि शमाल की तरफ आते वक्त हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि आपके हर मंसूबे पर किसी वक्त भी पानी फिर सकता है, क्योंकि कहीं लैंड स्लाइड के मसले हैं तो कहीं कोई टूटा हुआ पुल आपके अरमानों को खाकस्तर कर देगा। लिहाजा मुतबादिल प्रोग्राम हर वक्त पास होना चाहिए। जगलोट तक वो बगैर बातचीत किए पहुंचे थे। सुबान ने उसी होटल की पार्किंग में गाड़ी रोक दी जहां उन्होंने आते वक्त रात बसर की थी। आओ चाय पीते हैं। उसे लाताल्लुक बैठा देखकर सुबान ने झिझकते हुए उसे दावत दी। मेरे पास पैसे नहीं हैं और तुम्हारे पैसों पर मैं लानत भेजती हूँ कि उन्हीं चंद टकों के बल पर तुमने मेरी कीमती अशिया दरिया बुर्द कर दी थी। तो रास्ते में भूख लगने पर क्या खाओगी, या मेरा सर खाकर ही पेट भरा हुआ है? सुबहान ने मजाहिया अंदाज में पूछा। तुम ऐसा करो, मुझे कुछ रकम उधार दे दो। मैंने अपना एटीएम कार्ड अंकल शहबाज के घर के पते पर मंगवाया हुआ है, वापसी पर लौटा दूंगी। वो हंसा। इस शर्त पर कि तुम अपनी कोई चीज मेरे पास गिरवी रखो। भाड़ में जाएं तुम्हारे पैसे, मुझे नहीं जरूरत। वो फाड़ खाने वाले लहजे में बोली। अच्छा, क्या याद करोगी, ये ले लो। सुबहान ने 100 रुपए का नोट निकालकर उसकी जानिब बढ़ाया। मैं बस तुम पर इतना ही एतबार कर सकता हूँ। बनिया सूदखोर कहीं का, नेहा ने दांत पीस कर कहा। तुमने खुद कई बार वादा खिलाफी करके मुझे इस बात पर मजबूर किया है कि मैं तुम पर एतबार ना करूं। अच्छा ये लो। गुस्से में खोलते हुए उसने अपने हाथों से दादा जान के दिए हुए कंगन उतार कर उसकी जानिब बढ़ाए। लेकिन याद रखना, ये गिरवी रख रही हूं। अगर इन कंगनों को कुछ हो गया तो खुदा की कसम मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। मुझे मारने के बहाने ना ढूंढो और कंगन अपने पास रखो।
یہ کہہ کر سبحان نے بٹوے سے ہزار ہزار کے کئی نوٹ نکال کر گنے بغیر اس کی گود میں پھینکے اور ہوٹل کی جانب چل پڑا۔ وہ کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورتی رہ گئی۔ اس کے ہوٹل میں داخل ہوتے ہی نیہا نے گود میں پڑے نوٹ اٹھا کر گنے۔ 17,000 روپے تھے۔ رقم شولڈر بیگ میں ڈال کر وہ گاڑی سے اتری اور گاڑی لاک کر کے ہوٹل کے داخلی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے صوبان ایک میز پر تنہا بیٹھا نظر آیا۔ اس کے مخالف سمت جا کر وہ ایک دوسری میز پر بیٹھ کر چائے کا بتانے لگی۔ چائے کے ساتھ بسکٹس منگوانا اسے نہیں بھولا تھا۔ اطمینان سے چائے بسکٹوں سے لطف اندوز ہو کر وہ ہوٹل سے باہر نکلی۔ سبحان اس سے پہلے گاڑی میں بیٹھ چکا تھا اور بار بار گھڑی پر نگاہ دوڑا کر اپنی بے چینی کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی اس نے غصے سے کہا، میں تمہارا ڈرائیور نہیں ہوں کہ تمہارا انتظار کرتا رہوں گا۔ میں نے تمہاری منت تو نہیں کی تھی یہاں گاڑی روکو۔ میں نے چائے کے لیے گاڑی روکی تھی، بسکٹ کھانے کے لیے نہیں۔ ہر وقت کچھ نہ کچھ ٹھوستی رہتی ہو، پتہ نہیں پیٹ ہے کہ لالو کھیت۔ تمہیں بھی کسی نے منع نہیں کیا کھانے سے، اور یہ ڈرائیونگ میں بھی کر سکتی ہوں۔ ڈرائیونگ کر سکتی ہوں؟ سبحان نے چڑھانے کے انداز میں کہا۔ ہاں نہیں تو اور کیا، تم نے خود ہی مجھے ڈرائیونگ نہیں کرنے دی، آخر نئی گاڑی کی بھیک دادا جان نے دی تھی۔ سارے راستے یوں چلا کر لایا ہے جیسے 20 کلومیٹر سے زیادہ رفتار میں گاڑی چلانا گناہ کبیرہ ہو۔ اچھا آؤ، میں بھی دیکھوں کہ تم کتنا تیز چلاتی ہو۔ سبحان ڈرائیور سیٹ سے نیچے اتر گیا۔ نیہا وہیں سے ڈرائیور سیٹ پر منتقل ہو گئی۔ مرسڈیز اور پجارو جیسی گاڑیاں وہ ڈرائیو کر چکی تھی، اس لیے ڈبل کیبن چلانا اسے مشکل نظر نہیں آ رہا تھا۔ سبحان کے بیٹھتے ہی اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ اسی سڑک پر سیدھا چلتی جاؤ۔ سبحان نے استور کے راستے کی جانب اس کی رہنمائی کی۔ نیہا نے جگلوٹ سے نکلتے ہی رفتار بڑھا دی تھی۔ روڈ پختہ ہونے کے باوجود خطرناک تھا۔ تھوڑی دیر شاہراہ قراقرم پر چلنے کے بعد وہ ہائی وے پر چڑھ گئے۔ دریائے سندھ کو بنجی پل سے عبور کر کے وہ جنوب کی طرف مڑ گئے۔ آگے ایک اور پل تھا جو استور نالے پر بنا تھا۔ کچھ لوگ اسے دریائے استور بھی کہتے ہیں۔ چٹانوں سے ٹکراتا شور مچاتا پانی اس تیز رفتاری سے جاری ہے کہ لگتا ہے کہ اسے منزل مقصود پر پہنچنے کی جلدی ہے، اور راستے میں آنے والی رکاوٹوں پر وہ اسی لیے غرا رہا ہے۔ غلطی سے کوئی انسان یا گاڑی اس کی لپیٹ میں آ جائے تو لاشوں کو ڈھونڈنا وقت کا ضیاع ہی ٹھہرتا ہے۔ دریائے استور کے پل کو عبور کر کے ان کی سمت جنوب مشرق کی طرف ہو گئی تھی۔ دریائے سڑک کے بائیں طرف پوری شان و شوکت سے بہہ رہا تھا۔ نیہا تیز رفتاری سے گاڑی بھگائے جا رہی تھی۔ سبحان نے سیٹ بیلٹ باندھی ہوئی تھی مگر اس نے یہ زحمت بھی گوارا نہیں کی تھی۔ گاڑی کی رفتار دیکھ کر سبحان اسے ڈرائیونگ کرنے کی اجازت دینے کے فیصلے پر پچھتا رہا تھا۔ وہ شرم کے مارے خاموش بیٹھا تھا، ورنہ اس کا دل تو چاہ رہا تھا کہ نیہا کو رش ڈرائیونگ سے روک دے۔ نیہا نے اسے زیادہ دیر شش و پنج میں مبتلا نہیں رکھا تھا۔ چھوٹا سا موڑ اس نے گاڑی کی رفتار کم کیے بغیر کاٹا، اور پختہ سڑک پر بنے ایک بڑے سے گڑھے کو اس نے اس وقت دیکھا جب گاڑی گڑھے سے 2-3 فٹ دور تھی۔ اس نے گاڑی کی رفتار کم کرنے کی کوشش کی مگر یہ کوشش بے فائدہ رہی تھی۔ گاڑی کے دونوں پہیے اس زور سے گڑھے میں اترے کہ گاڑی الٹتے الٹتے بچی تھی۔ نیہا کا سر اسٹیئرنگ سے ٹکرایا، گاڑی کا رخ بائیں جانب بہتے تیز دریا کی طرف ہوا، مگر سبحان اپنے حواسوں میں تھا۔ اس نے ایک دم اسٹیئرنگ تھام لیا تھا۔ نیہا وقتی جھٹکے سے سنبھلی اور اس نے ایک دم ایکسیلیٹر سے پاؤں ہٹا کر بریک دبا دی۔ سبحان نے سیٹ بیلٹ کھول کر اسٹیئرنگ پر سر ٹیکے نیہا کے بازوؤں کو تھامنا چاہا۔ اپنے غلیظ ہاتھ مجھ سے دور رکھو، ٹھیک ہوں میں۔ تمہیں ہیرو بننے کی ضرورت نہیں۔ وہ ایک دم بفر گئی تھی۔ اپنی غلطی کا غصہ اس نے سبحان پر اتار دیا تھا۔ توہین کے احساس سے سبحان کے کان کی لوئیں تک سرخ ہو گئی تھیں۔ بہانہ ڈھونڈتا ہے لڑکیوں کو چھونے کا، ندیدہ۔ نیہا کا زہر اگلنا جاری تھا۔ میں اشتفیلہ یا اس کے کالج کی کوئی چھچوری لڑکی نہیں ہوں، سمجھے؟ میں تم پر تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ وہ ترکی با ترکی بولی، انگور کھٹے ہیں۔ تم سٹیئرنگ سے ہٹنے کی زحمت گوارا کر لو گی؟ سبحان سے اور کوئی بات نہیں بن پڑ رہی تھی۔ اس مرتبہ نیہا بھی بغیر کچھ کہے نیچے اتری اور گھوم کر دوسری جانب پہنچ گئی، جبکہ سبحان نیچے اتر کر گاڑی کا جائزہ لینے لگا۔ بظاہر اسے کوئی ٹوٹ پھوٹ دکھائی نہیں دی تھی۔ آگے والے پہیوں کا جائزہ لے کر اس نے بونٹ کھول کر اندر بھی جھانک لیا تھا۔ سانس نکل رہا ہے کنجوس کا، نیہا ہولے سے بڑبڑائی۔ بونٹ بند کر کے سبحان اپنی جگہ پر بیٹھا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ پچھلے دنوں اس نے نیہا کو کافی تنگ کیا تھا، اس وجہ سے اس کے دل میں نیہا کی تھوڑی بہت ہمدردی پیدا ہونے لگی تھی، مگر اس کے کل کے رویے اور آج کی حرکت نے ایک بار پھر اسے پرانی نیہا کے روپ میں اس کے سامنے لا کھڑا کیا تھا۔ وہ جلیبی کی طرح ٹیڑھی تھی، جسے توڑ کر ہی سیدھا کرنا ممکن تھا۔ باقی کا راستہ
वो हस्बे मामूल खामोश बैठे रहे। नेहा ने अपने शोल्डर बैग से आईना निकालकर माथे का जायजा लिया। चोट लगने की वजह से उसका माथा दर्द कर रहा था, मगर कोई जख्म वगैरह नहीं हुआ था। गिलगित से चलते वक्त सोबान ने अब्दुल कदीर को अपनी आमद की इत्तला दे दी थी। अस्तोर एक छोटा सा शहर है। अगर अस्तोर के बाजार को देखा जाए तो एक ही सड़क पर मुश्तमिल है, जो बिल्कुल ढलवान नुमा है। उसके दोनों जानिब चंद दुकानें और होटल बने हुए हैं, और यही अस्तोर का बाजार है। बाजार के शुरू में निस्बतन हमवार सतह पर चंद वैगनें खड़ी होती हैं, और ये अस्तोर का वैगन अड्डा है। यहीं से वैगनें गिलगित भी जाती हैं और चिलम की तरफ भी जाती हैं। जो गोरी कोट से होते हुए चिलम पहुंचती हैं, वहां से एक रास्ता बर्जुल टाप की जानिब जाता है, जो करीबन 14,000 फुट बुलंद है, और दूसरा देवसाई स्कर्दू की जानिब। इसी तरह बुर्जुल टाप से गुजरकर भी रास्ता दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। एक रास्ता मिनीमर्ग, कामरी और दोमेल की जानिब जाता है, जबकि दूसरा रास्ता दम्बा बाव और सफेद नाले की जानिब जाता है। ज्यादा सर्दियों में चिलम से आगे गाड़ियों की आमदोरफ्त रुक जाती है, क्योंकि बर्फ पड़ने की वजह से रोड ब्लॉक हो जाते हैं। उस रोड पर फौजी काफले भी बाकायदगी से चलते हैं। फौजी हजरात सरकारी गाड़ियों के अलावा सिविल वैगनों में भी आगे तक जाते हैं। मिनी मर्ग से एक रास्ता कामरी की जानिब और दूसरा दोमेल की जानिब जाता है। दोमेल से करीबन 5-10 किलोमीटर पहले एक गांव नगई वाक़या है, जो उस जानिब सिविल आबादी का आखिरी गांव है। उसके बाद आर्मी की पोस्टें शुरू हो जाती हैं। सोबान ने अपनी गाड़ी दाएं तरफ मोड़ी और गोरी कोट की तरफ जाने वाली सड़क पर चल पड़ा। चढ़ाई चढ़ने के बाद उसे अब्दुल कदीर सड़क के किनारे खड़ा नजर आया। उसके करीब गाड़ी रोककर सोबान नीचे उतरा, और वो दोनों एक दूसरे से बगलगीर हो गए। अब्दुल कदीर की उम्र 40 से 45 साल के दरमियान होगी। सोबान से मिलकर वो नेहा की जानिब मुतवज्जा हुआ। अस्सलामु अलैकुम बहन जी। जवाबन उसके नखुवत भरे अंदाज में सर हिलाने पर इक्तफा किया था। बैठो गाड़ी में। सोबान के कहने पर वो अकबी निशिस्त का दरवाजा खोल कर बैठ गया। उसके लिबास ही से नेहा को मालूम हो गया था कि उसकी माली हालत कोई इतनी बेहतर नहीं थी। सोबान ने उसके बताए हुए रास्ते पर गाड़ी आगे बढ़ा दी। थोड़ी देर के बाद वो एक पहाड़ी ढलवान पर बने हुए छोटे से घर के सामने रुक रहे थे। घर की बनावट में पत्थर और लकड़ी का इस्तेमाल किया गया था। घर के बाहर एक मुनासिब जगह पर गाड़ी पार्क करके वो बाहर निकल आए। उन्हें देखकर काफी बच्चे वहां इकट्ठे हो गए थे। सुर्खो सफेद, गोल मटोल, हंसते मुस्कुराते और शरारतें करते बच्चे। अब्दुल कदीर की मैयत में वो घर के अंदर दाखिल हुए। एक जवान औरत ने आगे बढ़कर नेहा से गले मिलने लगी। उसकी शक्ल को देखकर नेहा को अंदाजा लगाने में देर न लगी कि वो अब्दुल कदीर की बीवी थी। उसके साथ 16-17 साला एक निहायत खूबसूरत लड़की खड़ी थी, जिसकी शक्ल हू बहू उससे मिलती थी। यकीनन वो उसकी बेटी थी। उसके साथ 3 लड़के भी मौजूद थे। तीनों सोबान और नेहा से हाथ मिलाने लगे। उनकी उम्रें बिलतरतीब 8, 10 और 12 साल के बाकदर थीं। उनकी बगल में एक नन्ही सी बच्ची भी अपनी मासूम नजरों से उन्हें घूर रही थी, मगर उसने सोबान और नेहा के करीब आने की कोशिश नहीं की थी। सोबान ने खुद आगे बढ़कर उसे गोद में उठा लिया था। अब्दुल कदीर की बीवी अनपढ़ थी और सिवाय शना जबान के, जो गिलगित के अतराफ में बोली और समझी जाती है, कोई और जबान नहीं जानती थी। उसकी बेटी अलबत्ता मैट्रिक पास थी और उर्दू में बातचीत कर लेती थी। दोनों बड़े बेटे भी उर्दू समझ और बोल लेते थे। ये और बात कि उनकी उर्दू की हालत पठानों से भी कुछ बदतर थी। अब्दुल कदीर ने उनके लिए खाना तैयार करवाया हुआ था। तंदूरी रोटियों के साथ देसी मुर्गी का सालन उन्होंने बड़ी रगबत से खाया था। खाना खाकर सोबान अब्दुल कदीर को साथ लेकर गाड़ी के पास पहुंचा और उनके लाए हुए तहाइफ निकालने लगा। ये तो आपने बहुत ज्यादती की सोबान बाबू। अब्दुल कदीर खफीफ सा नजर आने लगा। सोबान ने हंसते हुए पूछा, क्या तोहफे तहाइफ देना ज्यादती का काम है? फिर भी इतने कीमती तहाइफ? कोई कीमती नहीं है यार, सबसे कीमती एहसास के रिश्ते होते हैं। अब अगर मैं इतनी दूर से आकर भी बच्चों के लिए कुछ न लाता तो बच्चे क्या सोचते? तहाइफ अब्दुल कदीर के हवाले करके वो उस कमरे में घुस गया जो अब्दुल कदीर ने उन दोनों के लिए मुख्तस किया था। कमरे के एक कोने में जमीन से 2 फुट ऊंचे लकड़ी के फट्टे लगाकर एक बेड बनाया गया था, जिस पर हाथ से बना रुई भरा गद्दा रखा हुआ था। फट्टों की लंबाई और चौड़ाई डबल बेड के बकदर थी। अब हमें इस पर सोना पड़ेगा। वो जूं ही कमरे में दाखिल हुई, लकड़ी की कुर्सी पर बैठी नेहा ने तंजिया अंदाज में पूछा। आहिस्ता आवाज में बको, ये लोग गरीब जरूर हैं, मगर हद दर्जा खुददार और हसास लोग हैं। ये ना हो तुम्हारी जरा सी बकवास इनकी दिल आजारी का बाइस बने और वो अपनी नजरों में गिर जाएं, मेरी तरफ से भाड़ में जाएं। नेहा ने तेवर तो नहीं बदले थे, अलबत्ता आवाज उसने आहिस्ता रखी थी। मैं तुम्हारे गलीज वजूद के साथ इस जगह पर नहीं लेट सकती।
तो तुम्हें किसने कहा है मेरे साथ लेटने को? तो मैं कहाँ सोऊंगी? वो उकताहट से बोला। तुम इसी बेड पर सो जाना, मैं नीचे सो जाऊंगा, बस, या कुछ और? इस मर्तबा वो खामोशी से उठकर बेडनुमा जगह पर बैठ गई। सुबान ने कमरे से निकलकर अब्दुल कदीर को बुलाया। जी सुबान बाबू। अब्दुल कदीर उसकी आवाज के जवाब में हाजिर होकर मुस्तफसिर हुआ। फर्श पर बिछाने के लिए चटाई मिल जाएगी? बिल्कुल मिलेगी। वो क्या है कि मेरी कमर में दर्द है और मैं फर्श पर लेटना चाहता हूँ। डॉक्टर हजरात कहते हैं ना, कमर में दर्द हो तो नीचे लेटना चाहिए। सुबान ने बहाना खड़ा। मैं अभी लाया। ये कहकर वो वापस मुड़ गया। थोड़ी देर के बाद प्लास्टिक की चटाई और एक रुई भरे गद्दे के हमरा नमूदार हुआ, और सुबान के मना करने के बावजूद खुद उसके लिए चटाई बिछाकर ऊपर गद्दा डाल दिया। और कुछ? शुक्रिया अब्दुल कदीर भाई, सुबान ने ममनूनियत से कहा, और वो खुश दिली से मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। नेहा रजाई में हो गई थी। दूसरी रजाई और तकिया उठाकर वो नीचे लेट गया। इस आफत की परकाला से तकरार का मौका नहीं था कि उनकी लड़ाई की वजह से ख्वामखा अब्दुल कदीर और उसके घर वालों को सुबकी महसूस होती। अश्तफीला को अपनी खैरियत की इत्तला देकर वो रजाई की आगोश में गुम हो गया। थोड़ी देर के बाद ही नींद की देवी उस पर मेहरबान हो गई थी। असर की आजान के वक्त वो जागा। नेहा अब तक रजाई ही में थी। वो कमरे से बाहर निकल आया। अब्दुल कदीर बरामदे से आगे बने मुख्तसर सहन में लकड़ी के मोड़े पर बैठा था। मुख्तसर से सहन के बाद ढलान शुरू हो जाती थी। सोबान को देखते ही वो होंठों पर तबस्सुम सजाए खड़ा हो गया। अगर नहाने का इरादा है तो मैं गर्म पानी गुसल खाने में रखवा देता हूँ। मरवाना है क्या? सोबान हल्की सी कपकपाहट से बोला। उसने गर्म ऊनी शाल ओढ़ रखी थी। इसके बावजूद हल्की हल्की चलने वाली हवा गोया उसके जिस्म में छेद कर रही थी। अस्तोर में गिलगित के मुकाबले में सर्दी कहीं ज्यादा थी। चलें बैठे, फिर चाय पीते हैं। मेरा ख्याल है वजू करके मस्जिद की जानिब चलते हैं, सोबान ने मशवरा दिया। बिल्कुल ठीक है। अब्दुल कदीर ने अस्बात में सर हिलाते हुए अपने बड़े बेटे को गुसल खाने में गर्म पानी रखने का बताने लगा। वजू करके वो अब्दुल कदीर के साथ घर से बाहर निकला। अब्दुल कदीर के तीनों बेटे भी सर पर सफेद टोपियां रखे उनके पीछे पीछे चल रहे थे। नमाज पढ़कर वो चहलकदमी करते हुए अस्तोर बाजार की जानिब चल पड़े। अब्दुल कदीर ने अपने बच्चों को घर जाने का कहा, मगर सोबान के ये हमारे साथ जाएंगे सुनकर खामोश हो गया था। बच्चे खुश खुश उनके साथ चल पड़े थे। बाजार पहुंचकर उसने अब्दुल कदीर से पूछा, आपने कोई सौदा सलफ लेना है तो ले सकते हो, मैं बच्चों के साथ जरा आगे तक जाऊंगा। हाँ, थोड़ी खरीदारी करना तो है। ठीक है, फिर आप खरीदारी करके वापस तशरीफ ले जाएं, हम खुद वापस आ जाएंगे। चलो बच्चों, हम आगे चलते हैं। बच्चे खुशी खुशी सोबान के साथ चल पड़े थे। सोबान इससे पहले भी अस्तोर के बाजार में घूम चुका था। बच्चों के साथ खूब घूम फिर कर उन्हें शॉपिंग करवा कर वो शाम ढले ही वापस लौटे। बच्चे नए जूते, गर्म कोट और जस्सियां वगैरह लेकर बहुत खुश थे। अब्दुल कदीर की बेटियों के लिए भी सोबान ने जूते और लेडीज जर्सियां खरीद ली थी। अपने लिए उसने एक गर्म कंटोप खरीदा था। गो एक गर्म टोपी उसके बैग में पहले से मौजूद थी, मगर उसकी आदत थी कि जब भी कोई चीज उसे पसंद आ जाती वो खरीदने में देर नहीं लगाता था। अब्दुल कदीर गिलगित से लाए हुए तोहफे तहाइफ के बारे में खफा था। मजीद तहाइफ देखकर नाराज होने लगा। अब्दुल कदीर भाई, मैंने अपनी खुशी से ये खरीदारी की है, आपका नाराज होना बिल्कुल भी नहीं बनता। सोबान बाबू, आप पहले भी काफी कीमती तहाइफ ला चुके हैं। अब मजीद एहसान मैं नहीं उठा सकता। मतलब आप मुझे गैर समझते हैं। ठीक है, इस सामान को चूल्हे में फेंक दो और मैं अपनी गलती की माफी चाहता हूँ। अब आप मुझे मजीद शर्मिंदा कर रहे हैं। बहरहाल इसके बाद और कुछ न लाना, वरना आइंदा आपको दावत देते हुए मुझे खफत महसूस होगी। सोबान हंसा। मैंने आपका घर देख लिया है, अब तो दावत देने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। जवाबन अब्दुल कदीर भी मुस्कुरा पड़ा था। नेहा इस वक्त अब्दुल कदीर की बड़ी बेटी समरा के साथ बैठी थी। अब्दुल कदीर का बड़ा बेटा मुबशिर वहां पहुंचा और बहन की जानिब सामान का शॉपर बढ़ाकर अपनी जबान में कुछ बताने लगा। समरा ने उसके हाथ से शॉपर ले लिया और वो वापस भाग गया। नेहा ने पूछा, क्या कह रहा था? कह रहा था सोबान भाई ने अमारा के लिए कोई जूता मूता खरीदा है। हाँ, अब इस पर डोरे डालने के लिए जमीन हमवार करनी शुरू कर दी बेहया ने। नेहा ने तल्खी से सोचा, मगर बज़ाहिर चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए रखी। देखो तो क्या लाया है तुम्हारा भाई? नेहा ने लफज भाई पर जोर देते हुए कहा। समरा ने शापर खोला। लेदर के खूबसूरत जूते, स्वेटर, गरम शाल, दस्ताने और ऊनी जुराबें। तमाम सामान देखकर समरा के मासूम चेहरे पर खुशी फैल गई थी। अच्छा सामान है, नेहा ने सरसरी लहजे में कहा। बहुत अच्छा है बाजी,
समरा का लहजा खुशी से सरशार था। जूते पाँव में डालकर देख लो, छोटे बड़े ना हो। समरा ने जल्दी से तस्मे ढीले करके दायां पाँव जूते में डाला। बिल्कुल ठीक है बाजी। हाँ मोहतरम सोबान साहब तो एक नज़र ही में मोहतरमा के पाँव का साइज पहचान गए होंगे। आखिर पुराने गुरु हैं। उसने इस मर्तबा फिर तल्खी से सोचा। वैसे बड़ा अच्छा अंदाज है तुम्हारे भाई का। नेहा ने दोबारा लफ्ज भाई पर जोर दिया था। समरा ने ख्याल जाहिर किया, हमारे छोटे भाई मुबशिर और हमारे पाँव का जीता बिल्कुल एक होता है। यकीनन भैया ने हमारे वास्ते हमारे छोटे भाई का नाप जूता लिया होगा। उसी वक्त समरा की छोटी बहन सानिया अपने नन्हे हाथों में नए जूते उठा कर ले आई और समरा को कुछ कहने लगी। उसने सुर्ख रंग का नया कोट भी पहना हुआ था। सर पर उसी रंग की टोपी रखे वो सचमुच की परी लग रही थी। समरा ने मुस्कुराकर उसे गोद में बिठाया और पुराने जूते उतारकर उसे नए जूते पहनाने लगी। समरा ने हंसते हुए नेहा को बताया, ये कह रहा है कि चाचा जान ने इसके वास्ते जूता लाया है और हम अभी अभी इसको नया जूता पहनाऊं। नेहा ने दिलचस्पी से पूछा, माँ के पास क्यों नहीं गई? उसी ने इधर भेजा होगा। वो रात का वास्ता खाना माना बना रहा होगा और ये उसे तंग कर रहा होगा। सानिया जूते पहनकर बाहर भाग गई। उसी वक्त सोबान अंदर दाखिल हुआ। उसे देखकर समरा खड़ी हो गई थी। अस्सलामु अलैकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। सोबान ने खुशदिली से उसके सलाम का जवाब दिया। भाईजान, तुम्हारा शुक्रिया। तुमने पहले भी हमारे वास्ते कपड़े वगैरह लाया और अब ये सामान भी ले आया है। जूते फिट हैं कि तब्दील करवाने पड़ेंगे? बिल्कुल बराबर हैं भाई। ये मुबशर के पाँव के नाप के मुताबिक लिए हैं। हाँ भैया, उसका और हमारा पाँव बराबर है, समरा ने कहा और सुबहान इस्बात में सर हिलाता हुआ लकड़ी की कुर्सी पर बैठकर जूतों के तस्मे खोलने लगा। अच्छा बाजी, हम चलती हूँ। नेहा को कहकर समरा सामान का शॉपर उठाए बाहर निकल गई। मेरे लिए कुछ खरीदते हुए मौत पड़ती है कंजूस को, लेकिन गैर लड़कियों के रिश्तेदारों को भी नवाजने पर तुला रहता है। नेहा ने नफरत से सोचा, मगर इसके साथ ही उसे ख्याल आया कि आखिर वो किस रिश्ते से उसके लिए कुछ खरीदेगा। इसके साथ रहते रहते मेरा दिमाग भी काम करना छोड़ गया है। मुस्कुराहट उसके लबों पर नमूदार होने लगी थी, मगर सुबान को देखकर उसने जल्दी से होंठ भींच लिए। बड़ी खरीदारी हो रही है और तोहफे तहाइफ दिए जा रहे हैं। इससे ज्यादा खामोश देर बैठा नहीं गया। तुम्हें कोई तकलीफ? मुझे क्या तकलीफ होगी, बस तुम्हारी लाडली अश्ती पर तरस आ रहा है। उसे अगर मालूम हो जाए कि मौसूफ को अस्तौर में उससे भी ज्यादा खूबसूरत लड़की मिल गई है जिसे धड़ाधड़ तहाइफ खरीद कर दिए जा रहे हैं, तो जाने उस पर क्या बीते। घटियापन की मुजस्सम सूरत बनाई जाए तो हू बहू तुम्हारी तस्वीर सामने आएगी। नेहा तंजिया लहजे में बोली, लें जी, छलनी कूजे को कह रही है तुम में दो सुराख हैं। मिस नेहा, मैं तुम्हें पहले भी मुतनबा कर चुका हूं कि मेरे किसी फेल से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। मेरा किरदार कैसा है, क्या करता हूँ, किसका ख्याल करता हूँ, किसे तहाइफ देता हूँ, किसे अपना लाडला बनाता हूँ, वगैरह वगैरह, इन सब से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। दूसरी बात यह है कि इस घर में अपनी गलीज जबान काबू में रखना। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से एक गरीब आदमी अपनी नजरों से गिर जाए। मेरे खिलाफ गलाजत उगलने का शौक वापस लाहौर जाकर पूरा कर लेना। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि तुम्हारी गंदी और बेहुदा हरकतों को नजरअंदाज करूं, मगर क्या करूं, तुम्हारा शिकार बनने वाली मासूम लड़कियों पर तरस आ जाता है और मैं बोलने पर मजबूर हो जाती हूँ। अक्लमंद आदमी की निशानी यह है कि वहां जबान खोलता है जहां उसकी कुछ सुनी जाए, या वो अपनी जबान बंद रखता है। बड़े अक्लमंद तो तुम हो ना। 3rd डिवीजन पास अब मुझे सिखाएगा। नकल करती तुम पकड़ी गई थी, मैं नहीं। हैरत होती है कि तुम इस ढिठाई से झूठ बोलते हो। सुबान तुर्की बा तुर्की बोला, तुम्हारी सोहबत का इतना असर तो होना था। पता नहीं कब तुमसे जान छूटेगी। तुमने खुद पंगा लिया। मैंने तो तुम्हें मशवरा दिया था कि वैगन के जरिए स्कर्दू दफा हो जाओ, मगर तुम्हें खुद ही शौक था मेरी जिंदगी अजीरन करने का। शायद तुम्हें भूल गया था कि किसी को गम देकर खुशी कशीद नहीं की जा सकती। मेरे सामने तबलीगी जमात का मुबल्लिग बनने की जरूरत नहीं। मैं जानती हूं कि तुम किस किरदार के मालिक हो। कभी अपने किरदार पर नजर नहीं डालनी। क्या है मेरे किरदार को? और अभी का छोड़ो, कभी यूनिवर्सिटी में भी किसी लड़के के साथ गप्पे हाँकते देखा हो, या कैफेटीरिया में किसी लड़के के साथ मोहब्बत की पींगे बढ़ाते, तो छोड़ो, सिर्फ चाय पीते ही देखा हो। और अगर तुम अपने बारे में पूछो तो मैं दर्जनों लड़कियों के नाम ले सकती हूँ, बशमूल अश्ती बीबी के। एक लम्हा रुककर वो हंसी। चलो, समरा का नाम बीच से निकाल देती हूँ कि अभी तक फंसी नहीं। अपना नाम भी तो शामिल करो ना। उसके अंदाज पर सुबान को हंसी आ गई थी कि जाने वो क्यों उसके लड़कियों के नजदीक जाने पर इतनी चिराग पा हो जाती थी। वो भड़क कर बोली, शट अप।
अच्छा, ये बकवास बंद करो और मेरी बात संजीदगी से सुनो। मैं परसों बरास्ता चिलम और देवसाई स्कर्दू जाऊंगा। रास्ते में इस बक से बचने के लिए क्या ये बेहतर नहीं होगा कि तुम मेरी वापसी तक यहीं रहो? यहाँ इस घर में? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? क्या है इस घर को? इस घर को कुछ है या नहीं? लेकिन मैं ये जरूर जानती हूँ कि तुम मुझे यहाँ क्यों छोड़कर जाना चाहते हो। भला मैं भी तो सुनूं, ताकि वापसी पर तुम्हें फिर समरा की जियारत करना भी नसीब हो और इसी बहाने स्कर्दू से उसके लिए तहाइफ भी ला सको। चलो ऐसा ही है, पर तुम्हारा इसमें क्या नुकसान होगा? मैं ऐसे घर में रहने की आदी नहीं, समझे? नेहा इकरामुल हक अब लकड़ी के फट्टों पर सोएगी? उसने नखुवत भरे अंदाज में कहा। वो तो अब भी सो रही है। अगर मुझे इल्म होता कि तुम्हारा दोस्त इतना लैंडलॉर्ड है तो यकीनन मैं वैगन के जरिए स्कर्दू जाने को तरजीह देती। मरो, जो करना है करो। सुबान पांव पटकता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। बरामदे में निकलते ही ठंडी हवा ने उसका मिजाज पूछा और वो फिलफौर वापस पलटा। गर्म जुराबें, कंटोप और ऊनी शाल लेकर वो दोबारा जाने ही लगा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। जी, आ जाएं। दरवाजा खोलकर अब्दुल कदीर अंदर दाखिल हुआ। उसने हाथ में खुश्क लकड़ियां उठाई हुई थी। अस्सलाम वालेकुम सुबान बाबू। मैंने सोचा सर्दी बढ़ गई है, आपके कमरे की अंगीठी जला दूं। जजाक अल्लाह भैया, सुबान ने खुशदिली से कहा। अब्दुल कदीर ने कोने में लगी लोहे की अंगीठी का दरवाजा खोलकर तमाम लकड़ियां तरतीब से रखीं और बालिश्त भर लंबे कपड़े के एक पुराने टुकड़े को आग लगाकर लकड़ियों के दरमियान में रख दिया। खुश्क लकड़ियों ने आग पकड़ने में देर नहीं लगाई थी। अंगीठी जलाकर वो पूछने लगा, आपके लिए खाना ले आऊं? सुबान ने जवाब दिया, इशा पढ़कर ही खाएंगे। चलें फिर मस्जिद में चलते हैं, उसने कहा और सुबान सर हिलाता हुआ उसके साथ हो लिया। नेहा ने बोलने की जरूरत महसूस नहीं की थी। उनके जाने के चंद लम्हे के बाद ही समरा लालटेन लेकर आ गई। बाजी, लाइट जाने वाला है, इसलिए हम पहले से लालटेन ले आया। बहुत अच्छा किया, आओ बैठो। लालटेन के लिए भी एक कोने में मखसूस जगह बनी हुई थी। वहां लालटेन रख कर वो नेहा के साथ आ बैठी। नेहा उसकी तालीम वगैरह के बारे में पूछने लगी। सोबान और अब्दुल कदीर के मस्जिद से आने तक वो गपशप करती रहीं। सोबान के कमरे में दाखिल होते ही समरा उसे सलाम कहते हुए खाना लेने चली गई। खाना उन्होंने लालटेन की रोशनी में खाया था। अब्दुल कदीर ने जू का गोश्त पकाया था। जू इस इलाके में पाया जाने वाला मवेशी है। उसकी शक्ल बैल से मिलती है। खाने के बाद समरा कहवा भी ले आई थी। गरम कहवा उन्हें काफी पसंद आया था। समरा जब खाली बर्तन उठाने आई तो साथ में मजीद खुश्क लकड़ियां भी लेती आई थी। एक दो लकड़ियां अंगीठी में भड़कती आग में डालकर उसने बाकी लकड़ियां अंगीठी के साथ ही रख दी, ताकि जरूरत पड़ने पर वो खुद अंदर डाल दें। अंगीठी की वजह से कमरे में खुशगवार हिद्दत फैल गई थी। भाई, कोई दूसरा चीज चाहिए? वो सोबान को मुखातिब हुई। सोबान ने बेसाख्ता उमड़ पड़ने वाले कह कहे को लबों में दबाकर कहा, नहीं शुक्रिया। बाजी, आपको? उसने नेहा से पूछा। जवाबन नेहा ने भी नफी में सर हिला दिया था। भाई, दरवाजे का अंदर से कुंडी लगा लेना। वो जाते जाते सोबान की तरफ मुतवज्जा हुई और सोबान के ठीक है कहने पर कमरे से बाहर निकल गई। अब ये बहाने बहाने भाई को मुखातिब होगी। पता नहीं भाई से सोबी कब बनने वाला है। नेहा ने हस्बे तवक्को बदगुमानी से सोचा और रूई की मोटी रजाई में गायब हो गई। सोबान ने उठकर दरवाजे को कुंडी लगाई और अपनी जगह पर आकर लेट गया। सुबह सवेरे वो तो नमाज के लिए उठा था, मगर नेहा 10 बजे तक रजाई से बाहर ना आई। सर्दी ही इतनी ज्यादा थी कि उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी रजाई से बाहर आने की। सुबान अब्दुल कदीर के साथ बाहर की तरफ चक्कर लगाने निकल गया। नेहा ने उठकर हाथ मुंह धोने पर इक्तफा किया। अक्टूबर में सर्दी की ये हालत है तो दिसंबर जनवरी में क्या होता होगा? तौलिए से मुंह रगड़ते हुए उसने कप कपा कर सोचा। समरा उसके लिए 2 उबले हुए अंडे, पराठे और अंडों का ऑमलेट बनाकर ले आई थी। नेहा को अच्छी खासी भूख महसूस हो रही थी। उसने डट कर नाश्ता किया और समरा के हमरा घर से बाहर निकल आई। इलाके की मुनासबत से उसने अंकल शहबाज के दिए हुए लॉन्ग बूट पहन लिए थे। उस वक्त उसे एहसास हुआ कि अंकल शहबाज की बात बिल्कुल ठीक थी। समरा ने भी नए बूट डाले हुए थे। वो नेहा को मुख्तलिफ जगहों पर घुमाती रही। वो जोहर की आजान के वक्त वापस लौटी। सोबान और अब्दुल कदीर अभी तक नहीं लौटे थे। अब्दुल कदीर के तीनों बेटे भी गाड़ी में बैठने की खुशी में उनके साथ ही हो लिए थे। स्कूल से उन्होंने जबरदस्ती छुट्टी कर ली थी। तगड़ा किस्म का नाश्ता करने के बावजूद नेहा को भूख महसूस हो रही थी। खाना तैयार था। उन दोनों ने इकट्ठे बैठकर खाना खाया और फिर दोनों धूप में कुर्सियां डालकर बैठ गईं। औरतों की बातें यूं भी खत्म नहीं होती। समरा की माँ उनके लिए खुशबूदार कहवा बनाकर ले आई थी। कहवा पीते हुए वो गप्पे हाँकती रही।
समरा की गुलाबी उर्दू से नेहा काफी देर महजूज होती रही। सुबहान पार्टी बमुश्किल दोपहर तक लौट पाए थे। वो अपने साथ ताज़ा मछली भी लाए थे। दोपहर का खाना उन्होंने रास्ते ही में खा लिया था। रात का खाना बनाने के लिए अब्दुल कदीर की बीवी शकीला ने अपनी बेटी समरा को हाथ बटाने के लिए बुलाया और नेहा भी उसके साथ बावर्ची खाने में घुस गई और फिर इरादा ना होते हुए भी सालन बनाने लगी। माँ बेटी पहले तो मोतरज हुई, मगर फिर उसकी दिलचस्पी भांप कर खामोश हो रहीं। रात को सोबान को रग़बत से खाना खाते देखकर भी उसने उसे बताने की कोशिश नहीं की थी कि सालन किसने बनाया है। अलबत्ता बाद में जब अब्दुल कदीर ने आकर उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा कि हमारी छोटी बहन तो बहुत अच्छा सालन बनाती है, तब सोबान को पता चला, मगर उसने उस पर किसी भी किस्म का तबसरा करने की जरूरत महसूस नहीं की थी। अब्दुल कदीर भाई, कल हम चलेंगे, वो लजाजत से बोला। इतनी जल्दी? हफ्ता भर तो हमारे पास रहो ना। नहीं, अभी तो हमारे पास वक्त नहीं है। अलबत्ता अगले साल अल्लाह ने चाहा तो यहाँ जरूर आएंगे। अहमर पार्टी को भी साथ लाऊंगा। वादा? अब्दुल कदीर ने खुश होकर पूछा। इंशाअल्लाह, सोबान वसूख से बोला। उसने पूछा, कल जाओगे कहाँ? मेरा इरादा तो बरास्ता चिलम और देवसाई स्कर्दू जाने का है। वैसे ये रास्ता है खतरनाक। अब्दुल कदीर ने उसे मुत्तला करना जरूरी समझा। क्या मतलब है खतरनाक का? सोबान ने हैरानी से पूछा। नेहा के भी कान खड़े हो गए थे। अब्दुल कदीर हंसा। वैसा खतरनाक नहीं है जो आप समझ रहे हैं। बस बर्फबारी की वजह से रास्ते बंद हो जाते हैं। बल्कि हर साल अक्टूबर तक तो ये रास्ता बंद हो जाता है। इस बार अभी तक बर्फबारी नहीं हुई, इसलिए रास्ता तो खुला है, मगर बर्फबारी होने में कोई देर भी नहीं लगती। हमने रास्ते में कौन सा हफ्ता गुजारना है। कल इंशाल्लाह सुबह निकलेंगे और शाम से पहले पहले स्कर्दू में होंगे। सही कह रहे हो, अब्दुल कदीर ने अस्बात में सर हिलाया। इसके बाद भी वो चंद मिनट उसी बारे में बातें करते रहे और फिर अब्दुल कदीर इजाजत लेकर बाहर निकल गया। दरवाजा कुंडी करके सोबान भी सोने के लिए लेट गया। नेहा पहले से रजाई में गुम हो गई थी। सुबहान नमाज पढ़कर आ गया था, मगर नेहा अब तक रजाई ही में थी। घंटे बाद हम निकलेंगे, उसने रजाई का कोना उठाकर दुरुस्त लहजे में कहा। वो जाग रही थी और खामोश रहना उसने सीखा ही नहीं था। तुम ये बकवास रजाई को हाथ लगाए बगैर भी कर सकते थे। रजाई ही को लगाया है ना, तुम्हें तो नहीं लगाया। वाहियात आदमी, वो गुस्से से बुड़बुड़ाते हुए रजाई से बाहर आ गई। गरम शाल ओढ़कर वो कमरे से बाहर निकल कर आई और उसका रुख बैतुल खुला की तरफ था। सर्दी अपने जोबन पर थी। हाथ मुंह भी उसने तौन हो कराहन धोया था और उसके बाद काफी देर तौलिए से चेहरा रगड़ती रही थी। वापस कमरे की तरफ जाते हुए उसे नाश्ते की ट्रे के साथ समरा उनके कमरे की तरफ जाती दिखाई दी। उसके कदमों में तेजी आ गई। वो सोबान को कोई मौका नहीं देना चाहती थी कि समरा के साथ कोई बात कर सके, और अपने मकसद में वो कामयाब रही कि जैसे ही सोबान ने सलाम का जवाब दिया, वो भी कमरे में दाखिल हो गई थी। अस्सलामु अलैकुम बाजी। ये कहकर समरा अंगीठी में लकड़ियां डालकर आग जलाने लगी। नाश्ते की ट्रे वो बिस्तर पर रख चुकी थी। सोबान नीचे अपने बिस्तर ही पर बैठा था। समरा अंगीठी जलाकर बाहर निकल गई। सोबान ने उठकर एक प्लेट में अपने हिस्से का नाश्ता डाला और नीचे बैठकर नाश्ता करने लगा। नेहा भी ट्रे की जानिब मुतवज्जा हो गई थी। नाश्ता करके सुबान अपना सामान समेटने लगा। अब्दुल कदीर भी आ गया था। उसने दोनों के बैग उठाकर गाड़ी में जाकर रख दिए। अब्दुल कदीर से लेकर छोटी सानिया तक उन्हें रुखसत करने के लिए इकट्ठे हो गए थे। सुबान ने सानिया को उठाकर प्यार किया। अब्दुल कदीर ने सुबान को मुकामी तौर पर बनाया हुआ एक खूबसूरत गर्म कोट बतौर तोहफा पेश किया। सुबान ने उसी वक्त अपने चमड़े की जैकेट उतारकर वो कोट पहन लिया था। बेहतरीन तराश खराश के साथ वो कोट बहुत गर्म भी था। अपनी चमड़े की जैकेट की जेबों से सामान निकालकर उसने जैकेट अब्दुल कदीर के बड़े बेटे मुबशर की तरफ बढ़ा दी। मैं नहीं, उसने घबराए हुए अपने वालिद की तरफ देखा। पकड़ो ये। सुबान ने उसके इनकार को खातिर में ना लाते हुए जबरदस्ती वो जैकेट उसे पकड़ा दी। गो वो जानता था कि मुबशिर को वो जैकेट बड़ी थी, मगर बाद में अब्दुल कदीर भी तो पहन सकता था। अब्दुल कदीर की बीवी शकीला ने एक खूबसूरत कढ़ाई वाला सूट नेहा को तोहफे के तौर पर पेश किया, जिस पर रंग बिरंगे धागों से कशीदाकारी की गई थी। गर्म कोट की तरह वो कपड़े भी मुकामी तौर पर ही बनाए गए थे। उन कपड़ों पर कशीदाकारी शकीला ने अपने हाथ से की थी। नेहा को इन गरीबों का ये मोहब्बत भरा अंदाज बहुत अच्छा लगा था। उसे और तो कुछ न सूझा। अपने पर्स से सोबान के दिए हुए सारे पैसे निकालकर बच्चों में बांट दिए। समरा के हाथ पर उसने हजार हजार के 5 नोट रखे थे। बहन, ये आप ज्यादती कर रही हैं। अब्दुल कदीर खफीफ सा हो गया था। बहन भी कहते हो और ऐसी गैरों जैसी बातें भी करते हो।
سمرا نے سبزی کے پراٹھے دوپہر کے کھانے کے لیے ان کے حوالے کیے۔ صبحان نے عبد القدیر سے الوداعی معانقہ کیا۔ نیہا نے بھی سمرا اور شکیلہ کو گلے لگا کر رخصت لی، بچوں کو پیار کیا اور وہ گاڑی میں بیٹھ کر چل پڑے۔ بہت زیادہ جلدی کرنے کے باوجود انہیں 10 وہیں بج گئے تھے۔ گاڑی کے آگے بڑھتے ہی نیہا باہر کے نظارے میں کھو گئی۔ پہاڑی ڈھلان پر بنے زینے بازینہ کھیت عجیب نظارہ دے رہے تھے۔ ان کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے علاقے کے مکینوں نے عجیب انتظام کیا تھا۔ راولپنڈی ہی سے جب شمالی علاقہ جات کا سفر شروع ہو جاتا ہے تو آگے بڑھتے ہوئے مسلسل چڑھائی کا سفر جاری رہتا ہے۔ کہیں کہیں ہموار زمین آتی ہے ورنہ چڑھائی ہی چڑھنا پڑتی ہے۔ بہت کم مقامات ایسے آتے ہیں جہاں تھوڑی بہت ڈھلان کا سامنا ہوتا ہو۔ چڑھائیوں کا یہ سلسلہ استور سے آگے برزل ٹاپ تک جاری رہتا ہے۔ برزل ٹاپ کی بلندی 14,000 فٹ ہے۔ برزل ٹاپ عبور کرنے کے بعد مسلسل اترائی شروع ہو جاتی ہے۔ وہاں سے دو راستے نکلتے ہیں۔ ایک جانب تو دمبا باؤ کا طویل میدان آتا ہے جس کے خاتمے پر بلندیوں کا سفر پھر شروع ہو جاتا ہے۔ آگے بھارت کی سرحد ہے، وہاں پہاڑیوں کی بلندی 19-20 ہزار فٹ کی حد کو چھونے لگتی ہے، اور اس بلندی پر سردی اور بھارتی فوج سے نبرد آزما پاک آرمی کے جوان تو شاہیں ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں کی عملی تفسیر بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ برزل ٹاپ سے نکلنے والا دوسرا راستہ مسلسل اور خطرناک اترائی پر مشتمل ہے جس کا اختتام منی مرگ میں ہوتا ہے، اور منی مرگ کے بعد ایک بار پھر آسمانوں کی پہنائی کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اسی مسلسل چڑھائی کا فائدہ اٹھا کر وہ لوگ چڑھائی کی طرف دور کسی مخصوص مقام پر بڑے نالے سے ایک نالی کھود کر پانی کو پہاڑ کی ڈھلان کی طرف موڑ دیتے ہیں، اور پھر ڈھلان پر ہی آگے نالی کو کھود کر بڑھا دیتے ہیں۔ یوں اس ڈھلان سے نیچے جو کھیت آتے ہیں انہیں آسانی سے سیراب کیا جا سکتا ہے۔ یہی تیز رفتار پانی کئی جگہوں پر مقامی طور پر پن بجلی کے گھر کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔